हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में आज हम फॉरेस्ट फायर पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेंगे। नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एस एक आईपीसीसी का रिपोर्ट भी आया था। दैट रिपोर्ट ऑल्सो कोटेड कि क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट फायर के अंदर एक बहुत बड़ा लिंकेज है। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बहुत बार नोटिस भी करा होगा कि बहुत फ्रीक्वेंटली फॉरेस्ट फायर की खबरें आ रही है। इवन आर्कटिक तक एरिया के अंदर से हमें फॉरेस्ट फायर की न्यूज़ आ रही है। कैलिफोर्निया में हर साल होता है, ब्राज़ील के अमेज़न के अंदर हमने सुना था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी बड़ी फॉरेस्ट फायर हुई थी। सो देयर वर लाइक थाउजेंड्स ऑफ फ्लोरास एंड फ्यूनास दे गॉट हर्ट। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बन जाता है ना। इस टॉपिक में से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं? जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट फायर के कॉजेज़ क्या हैं, ओके। या फिर आपसे पूछा जा सकता है स्पेसिफिकली कि क्लाइमेट चेंज का क्या लिंकेज है फॉरेस्ट फायर के साथ। या आपसे पूछा जा सकता है कि इसके मिटिगेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या मेथड्स हैं, मिटिगेशन मेथड्स क्या क्या हैं, वो कितने सक्सेसफुल हैं, मिटिगेशन के मेथड्स कितने सक्सेसफुल हैं और कितने फेलियर क्यों हो रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया ने क्या स्टेप लिए हैं, इंडिया के स्टेप्स क्या हैं फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सेलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आपको अगर यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल little_simple_बुद्धा पे भी जुड़ सकते हैं। साथ ही में जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन में बोलती हूँ, हमें क्वेश्चंस को हाथ से लिख के प्रैक्टिस करना है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद, यहाँ से देखने के बाद अगर आपको लगे कि कंटेंट की कुछ कमी है तो आप अपने नोट्स उठाइएगा, या आपको जिस भी सोर्स से पढ़ना है उस सोर्स से एक बार पढ़िए, उसको रिवाइज करिए और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे कभी भी आपको लिखने का अच्छा वाला प्रैक्टिस नहीं होगा। उसके बाद में आप चाहें तो अपने आंसर को या तो मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भेज सकते हैं या फिर आप स्टडी आईक्यू के ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। बट द पॉइंट इज यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ओके। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये हमने दो GS1 में भी आ सकता है, GS3 में भी आ सकता है। अगर ये GS3 में आएगा तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन से बेस्ड आएगा। अगर ये GS1 में आता है तो ये इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं और क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं। इम्पैक्ट की बात नहीं करी थी ना हमने, इसके क्या इम्पैक्ट है उन पे क्वेश्चन आएगा। तो आज के मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, दोनों फॉरेस्ट फायर पे बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट फायर पॉजेज अ थ्रेट नॉट ओनली टू द फॉरेस्ट वेल्थ, ठीक है, बट ऑल्सो टू द एंटायर रिजीम। डिस्कस द रीजंस एंड वेरियस एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट फायर। स्टेटमेंट में खुद में दो कीवर्ड दे के रखें, एक तो फॉरेस्ट फायर पे क्वेश्चन है, दूसरा इसको हम एज ए थ्रेट बोल रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ना सिर्फ फॉरेस्ट वेल्थ, फॉरेस्ट की वेल्थ क्या होती है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, उसी को बोलते हैं फॉरेस्ट की वेल्थ, या फिर हमारे जो फ्लोरा एंड फ्यूनास होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट की वेल्थ। एंड नॉट जस्ट टू दी फॉरेस्ट वेल्थ बट टू दी एंटायर रिजीम, मतलब ह्यूमन लाइफ को भी। हमने जो अपनी इकोनॉमी, हमने जो अपना वर्ल्ड, हमने जो अर्थ है हमारी, इस पूरी पे ये नुकसान पहुंचाता है। तो क्या करना है, हमें डिस्कस करना है रीजंस, किसके रीजंस क्या क्या हैं। नाउ रीजंस के अंदर जब भी आप लिखो, इसको आप दिमाग के अंदर फिट कर लो कि जब भी आपसे किसी भी ऐसे चीज़ का रीज़न पूछा जाए तो उसको हमेशा डाइवर्सिफाई करो। फॉरेस्ट फायर में रीजन जब आपसे पूछा जा रहा है तो हम ना मोस्टली मैंने देखा है कि एस्पिरेंट्स जब लिखते हैं तो वो सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ को लिखते हैं कि मैन मेड कॉजेज़ क्या है, कि क्लाइमेट चेंज हो गया, हम जला देते हैं, किसी ने बीड़ी छोड़ दी, जूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, या फॉरेस्ट फायर खुद बर्न कर देते हैं। तो हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इक्वली नेचुरल कॉजेज़ भी उतने ही बराबर जिम्मेदार हैं फॉरेस्ट फायर को लगाने के लिए। तो ऐसे रीजंस में जब भी आप लिखो, जब भी कोई रीज़न लिखो तो हमेशा उसे नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के अंदर डिवाइड कर दो। दिस इज़ द बेस्ट
बेस्ट मेथड कि आप रीजंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे देखो, एक तो आपका 2 क्लासिफिकेशन हो गए, आप नेचुरल भी बता रहे हो, एंथ्रो भी बता रहे हो, और दूसरा आप इसके अंदर अभी आप आराम से आपको पॉइंट्स याद आ जाएंगे, एक बढ़िया सेग्रीगेशन हो गया है। तो आपको दोनों रीजंस बताने, नेचुरल रीजंस क्या हैं और एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड रीजन क्या है। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वेरियस एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट फायर क्या है, इम्पैक्ट क्या है फॉरेस्ट फायर के। तो इम्पैक्ट के अंदर जब हम लिखेंगे ना, तो हम लिखेंगे कि इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट क्या है, इम्पैक्ट ऑन फ्लोरा एंड फ्यूना क्या है, बहुत सारे बना सकते हो आप। इम्पैक्ट ऑन लैंड डिग्रेडेशन, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जितने इम्पैक्ट्स बताने हैं आपको, इम्पैक्ट ऑन एटमॉस्फेयर, कुछ भी इम्पैक्ट, द फ्यूचर इम्पैक्ट लिख दो यहाँ पे। जितने भी इम्पैक्ट्स आपको लगता है कि ये फॉरेस्ट फायर के नुकसान है, सारे लिख दो वहाँ पे। जितना हो सके उतना हमको डीप में कम ब्रेथ में ज़्यादा जाना है इस एक पॉइंट को। जैसे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट की बात कर रहे हो ना, इसको बहुत एक्सप्लेन मत करने लग जाना। यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्पैक्ट यहाँ पे कवर करें। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट रहेगा। बिल्कुल इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन भी है हमारा, फॉरेस्ट फायर पजेस अ थ्रेट। सेम क्वेश्चन है कि ना सिर्फ फॉरेस्ट वेल्थ को बल्कि एंटायर रिजीम को। अब क्या पूछ रहा है, डिस्कस अप्रोचेस इन एड्रेसिंग फॉरेस्ट फायर। अभी हम क्या मेथड्स पूछ रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कैसे करना है, अलॉन्ग विद रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंटेंसिफाइंग इट। 2 क्वेश्चन साथ में है। सबसे पहले देखो, स्टेटमेंट सेम है, स्टेटमेंट के पीछे का जो टेल क्वेश्चन है उसको चेंज कर दिया है। फॉरेस्ट फायर को एड्रेस करने के लिए क्या क्या अप्रोचेज हैं, कैसे आप टेक्नोलॉजी का या फिर रेन का कैसे आप क्या यूज़ कर रहे हो कि फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर सको। और दूसरा, अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का रोल पूछ रहे हैं कि क्यों क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फॉरेस्ट फायर है वो इंटेंसिफाई हो रही है। तो ये 2 हमारे मेजर क्वेश्चन हैं। सिमिलरली आपको अलग अलग इसमें ये रीजंस देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप इसका ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट बताओ, सिर्फ इतना सा पूछ सकते हैं। या आपको ना कोई एग्जांपल देके, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाली फायर थी, तो ऑस्ट्रेलिया वाली फायर का एग्जांपल लेके आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक द इम्पैक्ट विल बी इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर के रेस्पेक्ट में क्या ऑस्ट्रेलिया की फायर का इम्पैक्ट रहेगा। तो हम बताएंगे कि भाई इतना नुकसान हो गया है, बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट ही हो गए होंगे। तो इस तरीके से अगर वो एग्जाम्पल देके भी पूछते हैं तो उसमें डरना नहीं है, पता है हमें टॉपिक सेम है, हमारे जो आंसर है वो बस हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फ्रेम करके उसमें लिख के आना है। ओके, नाउ देखो आंसर कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जाएंगे। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने एक रिपोर्ट में बताया है कि लगभग 93,000 हेक्टेयर का जो एरिया है इंडिया के अंदर वो फॉरेस्ट फायर के अंदर आया है। और इसमें से जो बहुत ज़्यादा फायर्स है वो ग्राउंड फायर्स हुई हैं, विच इज़ बर्निंग ग्राउंड वेजिटेशन। 2 तरीके की फायर होती है, सरफेस फायर एंड ग्राउंड फायर। अभी देखते हैं। तो सरफेस फायर जो होती है ना वो ग्राउंड पे लगती है, नीचे घास फूस पे। जैसे कि देखो, अगर ये प्लांट्स होते हैं तो इन प्लांट्स के नीचे ना सूखी घास होती है, इस घास पे आग लग जाती है। ओके, तो इस घास पे आग लग जाती है ना, तो क्योंकि ये घास जल्दी जल जाती है, बहुत ही सूखी होती है, और ये जो स्टीम्स होती हैं इन पौधों की, ये स्टीम्स होती हैं काफ़ी थिक स्टीम होती हैं, काफ़ी तना इनका काफ़ी मजबूत होता है ना। तो इन पौधों पे नीचे की तरफ आग रहती है। अगर ये सूखा है, इफ़ दिस इज़ ड्राई, तो क्या होगा कि ये आग इस सूखे में भी पकड़ लेगी और पूरे सूखे में, डिसीडियस फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो पूरे जंगल में आग लग जाएगी। दूसरा क्या होता है कि अगर इन सूखे पत्तों में आग लग गई, सूखी घास में आग लगी है, और नीचे जो है ऊपर वो अगर ग्रीन फॉरेस्ट है हमारा, तो और घास छोटी है, तो इसके कम चांसेस रहते हैं कि फॉरेस्ट फायर पूरे बड़े एरिया को कवर कर लेगी। क्या नुकसान तो करेगी, नुकसान तो बहुत ज़्यादा करेंगी, लेकिन क्राउन एरिया खराब नहीं होगा। दूसरे तरीके की फॉरेस्ट फायर होती है हमारी क्राउन फॉरेस्ट फायर। क्राउन मतलब पेड़ का जो ये क्राउन होता है ना, जहाँ पे सारी लीव्स होती हैं, दिस एरिया इज नॉन एज द क्राउन एरिया। यहाँ पे आग लग जाती है, तो यहाँ पे आग लगने से ये पूरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे फैल जाती है और पूरा जंगल अंडर दी फायर आ जाता है। तो ये होती है क्राउन फायर। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि 2 तरह की फायर होती है, क्राउन फायर एंड फॉरेस्ट फायर, अगर पूछा जाए तो फायर की डेफिनेशन क्या कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है? एज सच इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं, लेकिन हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है कि
फॉरेस्ट फायर एज एन अनक्लोज्ड एंड फ्रीली स्प्रेड फायर, एक कंट्रोल्ड फायर भी होती है, कंट्रोल्ड फायर नहीं है ये, अनक्लोज्ड एंड फ्रीली स्प्रेड फायर है जो नेचुरल फ्यूल को कंज्यूम कर रही है। और अगर कोई फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उसे बोलते हैं वाइल्ड फायर। ओके, बहुत बार जो आग है वो जानबूझ के भी लगाई जाती है, लेकिन एक कंट्रोल्ड एरिया में उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन अगर वो अनकंट्रोल हो जाए और वो बिना किसी रीजन के अगर लगाई गई है, बहुत बड़े एरिया में फैल जाए, तो दैट इज अवर वाइल्ड फायर। ओके, नाउ कॉजेज क्या है फॉरेस्ट फायर के? कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर में सबसे पहले हमारा है नेचुरल कॉजेज। क्या है ना, देखो नेचुरल कॉजेज का मतलब है कि ऐसे जिन पे नेचर की वजह से फॉरेस्ट फायर लग रही, इंसान का कोई हाथ नहीं उसमें। सबसे पहला है लाइटनिंग की वजह से, जब बहुत तेज बारिश होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, तो जो तेज की लाइटनिंग गिरती है इसकी वजह से भी फायर स्टार्ट हो जाती है। देखो घास ना सूखी रहती है नीचे, तो थोड़ी सी अगर चिंगारी सी भी उनको लगेगी तो वहां पे आग लग जाती है और वो फैल जाती है पूरी। सो दैट इज वन रीजन। सेकेंड इज हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्लाइमेट चेंज का रोल है। वाई? बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी बहुत कम है। अज्यूम अ कंडीशन, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। नाउ देयर इज वन एरिया, यहाँ पे हमारी जो ग्रास है ये है ड्राई ग्रास है। ओके, ये डिसीडियस का एरिया है और ये एरिड एरिया है। दिस इज एन एरिड एरिया। अभी एरिड एरिया में जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हायर टेम्परेचर के वजह से, हाई सन इंसोलेशन की वजह से, लो ह्यूमिडिटी की वजह से, क्योंकि बारिश इतनी हो नहीं रही है, इन सब की वजह से क्या कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। ये कंडीशंस यहाँ पे इस जो सूखी घास है इसको बर्न कर देगी। यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि ऑटोमेटिकली नेचुरल कॉजेज की वजह से ये बर्न होना स्टार्ट हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स दी फॉरेस्ट फायर। अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से होता है, फ्रिक्शन दैट लीड्स टू दी स्पार्क बाय, जैसे अगर कोई पत्थर लुढ़कते हुए आ गया ऊपर से या कोई दो पत्थर टकरा रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, उसकी वजह से छोटी सी चिंगारी लगती, ह्यूमिडिटी बिल्कुल बहुत कम है और टेम्परेचर हाई है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट फायर लग जाती है। तीसरा रीजन क्या है? बैम्बू वाले एरियाज में क्या होता है, बैम्बूज के जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे होते हैं, तो उनमें आपस में रगड़, और सूखे भी ड्राई रहते हैं, तो यहाँ पे सूख के रगड़ खाने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो ड्राई बैम्बूज होते हैं वहाँ पे भी आग लग जाती है। इंडिया के अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ पे होता है? मिजोरम के अंदर। यस, मिजोरम के अंदर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भी फॉरेस्ट फायर हो जाती है। दिस इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वोल्केनिक इरप्शन के अंदर जो हमारा अंदर होता है मैग्मा, बाहर निकलता है लावा। जब ये लावा बाहर निकलता है तो ये बहुत ही गर्म होता है, बर्न, आपने देखा होगा कि बिल्कुल रेड लावा होता है, मेल्टेड होता है। ये जैसे ही किसी भी यहाँ पे आसपास में अगर कोई फॉरेस्ट है उसके कांटेक्ट में आएगा या फिर अगर यहाँ से दूर जाके गिरेगा तो ये यहाँ पे फॉरेस्ट फायर को स्टार्ट कर देता है। ओके, दिस इज अनदर रीजन। अच्छा, पास्ट 20 ईयर्स के अंदर ये ना थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न है। इसमें क्या बता रहे हैं कि अल नीनो कंडीशंस की वजह से, विद द प्रेजेंस ऑफ अल नीनो ला नीनो कंडीशन आपको पता है ये लेनेसो का ना, हम इस पर एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे फ्यूचर में। उसकी वजह से भी बारिश हो रही है कम बारिश की वजह से, लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर की वजह से भी इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट फायर के केसेस हैं स्पेशली वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो दीज आर सम नेचुरल कॉजेज। लेट्स हैव अ लुक एट दी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज कि इंसान कैसे बर्न करता है। सबसे बड़ा कॉज होता है नेग्लिजेंस का, इग्नोरेंस का। वी इग्नोर छोटे छोटे रीज़न की वजह से। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे घूमने जा रहे हो किसी फॉरेस्ट में, आपने वहाँ पे मैगी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए आग लगा दी। आप जाने से पहले आपने अगर उस आग को बुझाया नहीं तो वो फैल जाएगी। बोलते हैं ना कि एक छोटी सी चिंगारी आग लगा देती है। आप कहीं पे अगर स्मोकिंग करते हो, आपने जलती हुई सिगरेट को कहीं पे डाल दिया है तो वो वहाँ पे फायर स्टार्ट कर सकती है। आपने माचिस जलाई, उसको ठीक से आपने बंद नहीं करा, आपने उसे वापस ठीक से बुझाया नहीं और उसे घास पे पटक दिया, इट कैन अगेन कॉज दी फायर।
तो ये कुछ छोटे छोटे से रीजंस हैं, इनकी वजह से बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। दूसरा है कलेक्शन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। सो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मेन रीजन है इंडिया में फॉरेस्ट फायर के, स्पेशली इन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड के अंदर। सेंट्रल इंडिया के अंदर क्या होता है ना कि जब जो महुआ प्लांट है इसमें इसके फ्लावर्स होते हैं, इसके फ्लावर्स काफ़ी अच्छे से बिकते हैं, ट्राइबल पीपल इसको कलेक्ट करते हैं ना। जब वो कलेक्ट करने के लिए जाते हैं और जब वो बीड़ी बनाने के लिए जो तेंदुआ का पत्ता होता है उसको भी जब लेने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को बर्न कर देते हैं ताकि उनका कलेक्शन ईजिली हो जाए। तो उसकी वजह से भी सेंट्रल इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के केसेस होते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी रहा है, तो वहाँ पे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे मेन रीजन है। डू यू नो व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक जंगल का छोटा सा पैच है, ठीक है, यहाँ पे ये जंगल है, अभी इस पूरे जंगल को काट के इसको काट दिया जाएगा और इस यहाँ पे जो भी घास या छोटे बड़े तने बचेंगे यहाँ पे इसको बर्न कर दिया जाएगा। जब ये बर्न कर देंगे तो ये एशेज है, मिट्टी में मिल जाती है जो राख होती है, और उससे थोड़ा सा मिट्टी को माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाता है। तो इन्होंने इसको बर्न करके इस फॉरेस्ट के एरिया को क्लियर कर दिया और इसे एक एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे खेती करी जाएगी, 2-3 साल तक ये खेती अच्छी खासी हो जाएगी क्योंकि एशेस की वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थोड़े बहुत मिले गए हैं। देखो इसके दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉजेज होते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के पॉजिटिव कॉज बस इतना है कि ऐश की वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है, और नेगेटिव कॉजेज बहुत सारे हैं कि जब आप बर्न करते हो तो पूरा फ्लोरा फ्यूना बर्न हो जाता है, जो सॉइल मॉइस्चर है वो फायर की वजह से जल के चला जाता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल में, सॉइल बैक्टीरियाज, वो खुद भी मर जाते हैं। तो उसकी वजह से एक्चुअली न्यूट्रिशन कम होता है। लेकिन एक स्टडी में ये भी है कि जो ऐश, जो जल के जो राख होगी, उस राख के अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उस मिट्टी में मिलके उसकी जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरकता है, उसको बढ़ाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे 2-3 साल यहाँ पे ये लोग खेती करेंगे, फिर इसकी उर्वरकता कम हो जाती है तो यहाँ पे छोड़ के अलग दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वहाँ पे फॉरेस्ट को बर्न करेंगे एंड खेती करेंगे। तो ये होता है स्लैश एंड बर्न, जिसको स्लैश एंड बर्न, या फिर इसको बोलते हैं जूम कल्टीवेशन, या फिर इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये सब इसी के नाम है। ऑल दीज आर सेम थिंग्स। उसके बाद है बर्निंग टू डिटर वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे लोग जो पाइन नीडल्स होती हैं उनको, कोन्स या वीड्स, इन सबको कलेक्ट करने के लिए भी, या ड्राई सीजन के अंदर कि कोई जंगली जानवर ना आए, इसके लिए भी उनको फॉरेस्ट के अंदर फायर लगा देते हैं। सो दैट इज अनदर रीजन। सो दीज आर सम रीजन्स। अभी हम इस रीजन को लिंक कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के साथ कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का फॉरेस्ट फायर के साथ लिंकेज है। लेट्स सी इसको कैसे लिंक करते हैं। देखो, ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्रीज हो गया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसेस पहले नहीं थी, व्हाट वी आर सेइंग कि इंक्रीज हो गया है, और इतना इंक्रीज हो गया है कि अभी वो नुकसान देने लग गया है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें दिखता है वार्मिंग ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम। हमारा जो अर्थ का क्लाइमेट है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसकी वजह से एयर और ओशन दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। पानी जो है, इट हैज़ बीन सेड इनटू अ रिपोर्ट ऑफ द IPCC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो एंथ्रोपोजेनिक हीट होती है, जो इंसान की एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो बनी हुई 90% तक की जो हीट है, उसको ओशियंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ओशन का पानी कंटिन्यूसली गर्म होता जा रहा है। स्नो और आइस कंटिन्यूसली मेल्ट होते जा रहे हैं। इसकी वजह से जब स्नो और आइस हैं, जब ये पानी मेल्ट होगा तो इवेंचुअली ये कहाँ जाएगा? सी के अंदर जाएगा। तो सी का जो एवरेज सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। नाउ इंक्रीजिंग इन ग्रीन हाउस गैसेज किसको एट्रीब्यूट करते हैं हम? फॉसिल फ्यूल, लैंड यूज चेंजेस वगैरह, इन सब की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज हो रही हैं। इसलिए फॉरेस्ट फायर एक ग्लोबल इशू हो गया है, और ये बहुत सारी रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉरेस्ट फायर एक्सट्रीमली इंटेंसिफाइड हो गया है। बड़े बड़े एरियाज बर्न होने लग गए, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक, अमेजोन, USA, कैलिफोर्निया में हर साल इतनी भयंकर की आग लगती है। हर साल फॉरेस्ट फायर की वजह से लगभग बिलियंस ऑफ टन्स CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। फॉरेस्ट क्या होता है? पेड़ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन से बना हुआ है। जब वो कार्बन जलेगा तो वो कार्बन इमिशन करेगा,
विच मीन्स कि वो ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेज होती है उसको इमिट करेगा, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा, देखो कैसा साइकिल बन रहा है ना, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फॉरेस्ट फायर हो रही है, फॉरेस्ट फायर की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं, और इन ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से फिर से ग्लोबल वार्म हो रहा है। देख रहे हो अब कैसे साइकिल बन रहा है, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। नाउ फैक्टर्स क्या हैं इसके, सबसे पहले फायर वेदर, क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी ऑफ द फायर वेदर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, और क्योंकि फायर वेदर एम्पलीफाई हो गया है तो इसकी वजह से क्लाइमेट फॉरेस्ट फायर के केसेस भी इंक्रीज हो गए हैं। अब आप पूछोगे फायर वेदर क्या होता है, इसको नोट कर लो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड। फायर वेदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस को बोलते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी और स्ट्रॉन्ग सस्टेन्ड विंड्स रहती हैं, जो ऑक्सीजन की सप्लाई करती रहती हैं और जो फ्लेम्स होती हैं उनको स्प्रेड करती रहती हैं, उसको बोलते हैं फायर वेदर। बोलते ना आज तो आग लगाने वाला गर्मी होके रखी है, तो वो आग लगाने वाली जो गर्मी होती है ना, वो यही होती है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बिल्कुल ह्यूमिडिटी बहुत कम है और हवा रुकी हुई है, मतलब चल नहीं रही है हवा यहाँ पे, पर हवा चलती है। दूसरा, पुअर लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट की वजह से भी वाइल्ड फायर हो जाती है, बिकॉज इट डज नॉट ओनली अकाउंट फॉर द रीसेंट इंक्रीज इन द एक्सटेंट, लेकिन ये एक बड़ा मेजर केस है, क्योंकि पेड़ पौधे हम लोग जला रहे हैं, जो ग्रीन एरियाज हैं उनको हम कंटिन्यूसली बर्न करते जा रहे हैं। अच्छा, आईपीसीसी की रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो फॉरेस्ट फायर हैं उनको कुछ पॉइंट्स बताए कि ग्लोबल इंक्रीज इन दी एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल इंक्रीज इन दी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और एक्सटेंट ऑफ द हीट वेव्स बढ़ रही है। मतलब यूरोप का एरिया कंसिडरली कूल माना जाता था, इवन अभी रिसेंटली आई हैव रेड न्यूज़ कि आर्कटिक के अंदर भी हीट वेव्स चलने लग गई हैं, बताओ। अंटार्कटिका के अंदर भी गर्म हवाएं चल रही थी। तो जब ऐसे एरिया जो हमारी आइस कैप्स हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कभी 0 तो छोड़ो -10 -20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, अगर वहाँ पे हीट वेव चलने लग गई हैं तो ये एरिया में भी जो आइस है वो मेल्ट होने लग जाएगी, स्नो, और वहाँ पे मीथेन गैस इंक्रीज होना, मीथेन गैस का इमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो वहाँ पे फिर फॉरेस्ट फायर को और भी ज़्यादा एनहांस करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये कुछ रीजन है जो आईपीसीसी ने बताए। तो इस तरीके से आप ना क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट फायर का एक बता सकते हो कि क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज फ्यूलिंग वाइल्ड फायर, कैसे स्नो मेल्ट हो रही है, तो स्नो मेल्ट हो रही है। दूसरा, फॉरेस्ट आर ड्रायर एंड लॉन्गर होते जा रहे हैं, तो उससे वाइल्ड फायर इग्नाइट एंड स्प्रेड होती जा रही है। फायर्स आर गेटिंग वर्स ईच ईयर, हर साल बड़ा एरिया फॉरेस्ट फायर के अंदर आता है, और हर किसी नए एरिया के अंदर फॉरेस्ट फायर की न्यूज़ आती है। आप अमेजोन वाली न्यूज़ या जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर फॉरेस्ट फायर आया था उसको भूल ही नहीं सकते। टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज होता जा रहा है। सो दीज आर लाइक सम रीजंस। तो इनको क्या अप्रोच करके हम एड्रेस कर रहे हैं? सबसे पहले कंट्रोल्ड बर्निंग। देखो, जैसे ही सीजन चेंज होता है ना, तो जो एक्सट्रीम डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस होती है ना, कि आग लगा के छोड़ दिया जाए, उसकी बजाय एक कंट्रोल्ड आग लगाओ। जो सूखी घास है उसको जला दो, पहले ही जला दो, क्योंकि सूखी घास कुछ काम नहीं आएगी, तो या तो उसको कंट्रोल कर लिया जाए। फायर लाइन्स बनाई जाए। फायर लाइन्स का मतलब क्या है कि जो फॉरेस्ट है अगर इतना बड़ा, तो इसमें ब्रेकेज लगाई जाए किसी तरीके की। अगर लग भी गई, अगर मान लो इस तरीके से एक बड़ा फॉरेस्ट था, इसमें हमने ब्रेक्स लगा दिए, अगर इस एरिया में आग लग गई तो कम से कम ये इससे और इससे इसमें तो नहीं फैलेगी, एक ही एरिया में वो कंट्रोल होके रह जाएंगी। काउंटर फायर अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि जब फायर ह्यूमंस के द्वारा अनअप्रोचेबल होती है, देन ए लाइन इज क्लियर ऑफ द कंबस्टेबल एंड मेंट। तो इसमें वन वेट अंटिल दी, जब तक कि जो वाइल्ड फायर है ये इतनी मतलब पूरी ऑक्सीजन को सक ना कर ले, तो जो लोग होते हैं फायर लाइन पे वो फटाफट से फायर को सेट कर देते हैं। दूसरा, काउंटर फायर रशेस टुवर्ड्स द वाइल्ड फायर। तो ये इट लीव्स अ स्ट्रेच ऑन दी बर्निंग ग्राउंड। तो जैसे ही दोनों फायर आपस में मिलती हैं तो वो खत्म हो जाती हैं। कंबस्शन मेथड होता है। इस प्रैक्टिस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फायर लाइन एंड काउंटर फायर्स होता है। दूसरी, आप टेक्नोलॉजिकल अप्रोच ले सकते हो, जैसे हेलीकॉप्टर की से जो स्प्रे वगैरह करते हैं, जो पंप वगैरह ले जाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया की फायर में, ऑस्ट्रेलिया, अमेजोन, सब में आपने देखा होगा कि पूरी इंटरनेशनल हेल्प आई थी, हेलीकॉप्टर्स वगैरह गए थे कि पानी वगैरह छिड़क के उस आग को बुझाया जाए ना। ये सारे मेथड्स थोड़े कॉस्टली होते हैं। इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स अपनाए गए हैं। सो देयर इज अ टास्क फॉर यू, नाउ यू नीड टू टेल मी कि व्हाट आर दी मेथड्स इंडिया हैज़ अप्रोच्ड। ठीक है, इंडिया में जब फॉरेस्ट फायर होती है तो कौन से मेथड्स ऐसे यूज़ करे जाते हैं जिनसे फॉरेस्ट फायर को
कंट्रोल करा जाता है। नाउ दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू। या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी बता सकते हो। आई विल रिप्लाई यू, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के बताना होगा कि ऐसे कौन से रीजन है। सो दिस पोर्शन आई एम लिविंग फॉर यू। एंड अनदर पोर्शन आई हैव लेफ्ट इज इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन। ये बहुत ईजी है, मैंने नहीं कराया है क्योंकि यहाँ पे अभी आई वॉन्ट यू टू थिंक। ओके, जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था कि मैं आपको स्पून फीड बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, ताकि मैं आपको सिखाऊं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नाउ यू हैव टू थिंक एज मच एज यू कैन इनटू 360 डिग्रीज कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है फॉरेस्ट फायर का। अगेन, या तो इसको कमेंट सेक्शन में लिख दो या फिर मुझे मेरे इंस्टा पे बता दो। बोथ विल बी अप्रिशिएटेड वेरी मच एंड आई विल चेक ऑन दैट कि आपने क्या क्या इम्पैक्ट्स बताए हैं। तो हो गए हमारे दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट। हमने रीजंस देख लिए, एंथ्रोपोजेनिक एंड ह्यूमन रीजंस। एडवर्स इम्पैक्ट आप मुझे बताओगे कि क्या क्या एडवर्स इम्पैक्ट है, किस तरीके से हम एड्रेस कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है। ये सारे हमारा एरिया कवर हो चुका है। एक बार कोट ऑफ द डे देख लो कि क्लाइमेट चेंज की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। इट विल नॉट स्टॉप बिफोर द पैसिफिक आइलैंड एंड द होल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी here has a shoulder of responsibility to bring about a sustainable development। बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही इम्पैक्टिव कोट है। क्या बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज का कोई बॉर्डर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यूएसए में क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका इंडिया में फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्ट फायर हो रही है तो इंडिया में फॉरेस्ट फायर नहीं होगी क्या? नहीं, इट डज नॉट हैव अ बॉर्डर। पूरी अर्थ को इक्वली इम्पैक्ट करता है ये। इनफैक्ट कुछ एरियाज को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ये क्या बोल रहे हैं हम कि जब तक पैसिफिक आइलैंड्स, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उससे लेके जो बड़े बड़े नेशंस हैं, सब एक साथ आके अपने कंधे से कंधा मिलाकर जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का कोट ऑफ द डे है। तो आपको आंसर लिखना है, आपको ये बताना है कि इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं और इंडिया ने क्या क्या मेथड्स लिए हैं फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए। नाउ यू नीड टू मेंशन ऑल दिस क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स एंड यू सेंड योर आंसर इधर टू मी एट little_simple_buddha या फिर इस email ID पे भी भेज सकते हो। एंड विद दैट नोट आज का क्वेश्चन इतना ही। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।